बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है ओहम्स लॉ। और ओहम्स लॉ एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने थारोली प्रॉपरली पूरा कर लेना है। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में तो फिर आता है तो सारे का सारा क्वेश्चन ही आपको लिखना पड़ेगा। ओहम्स लॉ जो है इसमें स्टेटमेंट इसकी बयान करने से पहले हम लोग इसका एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ओहम्स लॉ के टॉपिक का स्टार्ट वो इस बात से करते हैं कि वी हैव सीन दैट, हम ये जान चुके हैं कि व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ कंडक्टर, के जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट की जाती है, करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, तो कंडक्टर में करंट फ्लो करने लगता है। बैटरी कनेक्ट करने से मुराद ये है हमने पोटेंशियल डिफरेंस देना होता है, यानी कंडक्टर का एक एंड हाई पोटेंशियल पे आ जाता है और दूसरा एंड लो पोटेंशियल पे आता है। यानी आप पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो हाई से लो की तरफ चार्जेस का फ्लो भी शुरू होता है और चार्जेस के फ्लो को क्या कहते हैं, करंट। पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो करंट भी इसमें फ्लो करना शुरू होता है। लेकिन बच्चों सवाल ये है ना कि हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर बाय अप्लाइंग अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस, कि अगर ये वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस है, हम ये पोटेंशियल बढ़ा सकते हैं। हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, तो सवाल ये है कि कितना करंट इस कंडक्टर में से फ्लो करेगा अगर हम एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस दें। यानी अगर 100 और 0 का पोटेंशियल डिफरेंस है तो कितना करंट फ्लो करेगा, 200 और 0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है तो कितना करंट फ्लो करेगा। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन का आंसर के पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में क्या रिलेशन है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना एक जर्मन फिजिसिस्ट था, एक जर्मन फिजिसिस्ट था जॉर्ज साइमन ओहम, उसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। ही शोड बाय एलैबोरेटेड एक्सपेरिमेंट, उसने बड़े ही एलैबोरेटेड मुफस्सल एक्सपेरिमेंट्स के जरिए प्रूव किया कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, कि किसी भी कंडक्टर में से जो करंट गुजरता है ना वो उसके एंड्स के अक्रॉस दिए गए पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इसमें शर्त ये है कि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे। तो अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, यानी 100 और 0 वोल्ट में करंट फ्लो करेगा, लेकिन 200 और 0 में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, यानी पोटेंशियल का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो चार्जेस का फ्लो यानी करंट भी ज़्यादा होगा। तो बस अब इसकी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो लॉ की स्टेटमेंट ये है कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, कि जो करंट किसी कंडक्टर में से फ्लो करता है वो उसके एंड्स के अक्रॉस दिए गए पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोवाइडेड दैट, लेकिन शर्त ये है कि फिजिकल स्टेट सच एज टेम्परेचर मेन्स कांस्टेंट, कि फिजिकल स्टेट जो है ना टेम्परेचर की, जिस तरह से फिजिकल स्टेट जो है कंडक्टर की जिस तरह से टेम्परेचर है रिमेन कांस्टेंट, कंडक्टर का वो कांस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर बदलेगा तो इसकी फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो ये बच्चों इसका कॉन्सेप्ट है और इसकी स्टेटमेंट है। तो देखें, आप लोगों को ये बताया कि व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस अ कंडक्टर, कि अगर किसी कंडक्टर के अक्रॉस आपने बैटरी कनेक्ट की ना तो करंट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर, कंडक्टर में से करंट तो फ्लो करेगा, लेकिन हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, कि कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा, बाय अप्लाइंग अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपने एक खास पोटेंशियल डिफरेंस दिया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओ तो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा, कम करो तो क्या करंट पे फर्क पड़ेगा। हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर बाय अप्लाइंग अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस, के खास पोटेंशियल डिफरेंस देने से कितना करंट फ्लो करता है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओहम ने हमें दिया, और उसने एलेबोरेटेड एक्सपेरिमेंट यानी बड़े मुफस्सल एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूव किया कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स, कि किसी कंडक्टर में से गुजरने वाला जो करंट होता है ना उसके अक्रॉस दिए गए पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर बदलेगा तो इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगी। तो यही इसकी स्टेटमेंट थी कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is directly proportional to the potential difference applied across its end, provided that the physical state such as temperature of the conductor remain constant, यानी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम करोगे करंट कम हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि फिजिकल स्टेट जिस तरह से टेम्परेचर जो है कंडक्टर का वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी हो गया, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर हो गया। आर कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं। आर कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, इसे हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी डेफिनेशन अभी हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि हमारे टेक्स्ट में यही कुछ इसी तरतीब से लिखा हुआ है, तो पेज 36 के ऊपर सबसे पहले तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन करने से पहले इसकी डिपेंडेंस करते हैं। रेजिस्टेंस जो है ना, आर जैसे मैंने बताया कि कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, इसे रेजिस्टेंस कहते हैं, आर को रेजिस्टेंस कहते हैं। डिपेंड करता है नेचर, डायमेंशन एंड फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की नेचर क्या है, इसकी डायमेंशन यानी इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, और इसकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो टेम्परेचर के लिहाज से बदल सकती है।
देखो हर कंडक्टर की जो नेचर है डिफरेंट है तो उसकी रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है। नेचर मतलब उनकी बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है, सबकी नेचर अलग अलग है, सबकी रेजिस्टेंस भी अलग अलग है। आसान लफ्जों में वैसे रेजिस्टेंस होती है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में रुकावट, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सादा लफ्जों में हम यही कहते होते हैं वैसे, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो ऑपोजिशन होती है, जो रुकावट होती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो चूंकि हर कंडक्टर की बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, उनकी नेचर डिफरेंट है, तो उनकी रेजिस्टेंस भी डिफरेंट होती है। तो सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, सबकी रेजिस्टेंस अलग अलग होती है। डायमेंशन पे भी डिपेंड करेगा, यानी कि लंबाई चौड़ाई पे भी डिपेंड करेगा। ज़ाहिर लेंथ ज़्यादा है तो करंट की, इलेक्ट्रॉन की एटम को साथ टकराव ज़्यादा होगा, उसको ज़्यादा अपोजिशन का सामना होगा, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। यानी डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है, डायमेंशन उनकी लंबाई चौड़ाई होती है। और फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करता है। जाहिर है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ने से वो जो हमारे कंडक्टर हैं उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, और जैसे स्टेट चेंज होगी तो उनकी रेजिस्टेंस में भी चेंज आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है ना वो 3 फैक्टर पे डिपेंड करती है, नेचर, डायमेंशन एंड फिजिकल स्टेट पे। अच्छा, अब हम डेफिनेशन करते हैं ताकि हम इन फैक्टर को बेहतर समझ सकेंगे कैसे डिपेंड करती है। एक तो मैंने सादा सी तारीफ ये की ना, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस। और ज़्यादातर हम यही किया करेंगे। लेकिन कभी अगर आप से क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में ये डेफिनेशन पूछी जाए रेजिस्टेंस की, तो बेहतर यह है कि आप अपने टेक्स्ट वाले लिखें, पेज 36 के एंड में जो डेफिनेशन दी गई है कि रेजिस्टेंस इज द मेजर ऑफ द ऑपोजिशन टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस बंपिंग विद द एटम्स ऑफ द लेटस। कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, तो इलेक्ट्रॉन अपने फ्लो के दौरान एटम्स के साथ टकराता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है कंडक्टर में, तो एटम्स के साथ मुसलसल टकराव की वजह से जिस उसको रुकावट का सामना करना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अगर आप कर लेते हैं, वो भी रेजिस्टेंस है। वो तो एक सादा सी तारीफ है, लेकिन ये ज्यादा बेहतर है कि मेजर ऑफ द ऑपोजिशन, measure of the opposition to the motion of electron due to continuous bumping with the atoms of the lattice, कि वो ऑपोजिशन जो इलेक्ट्रॉन को अपने फ्लो के दौरान एटम्स ऑफ द लेटस के साथ मसलसल टकराव की वजह से जिसका सामना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो करंट के फ्लो में रुकावट बेसिकली ये रेजिस्टेंस होती है, और इलेक्ट्रॉन के एटम्स के साथ टकराव की वजह से पेश आती है। तो ये डेफिनेशन होगी पहले जो बताई, एक सादा वाली, और ये दोनों में से कोई कर सकते हैं, दूसरी वाली ज़्यादा बेटर है जो आपके टेक्स्ट में लिखी है। अच्छा, इसका यूनिट जो है ना ओहम है, जॉर्ज साइमन ओहम के नाम पर ही रखा गया है। और ओहम जो होता है ना, आर वी इक्वल टू आई आर है, वी इक्वल टू आई आर है, तो आर इक्वल टू वी ओवर आई होगा। तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, वोल्ट पर एम्पियर के इक्वल होता है ओहम, ये उसकी सिंबल है। इसको हम यूं डिफाइन करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विल बी 1 ओहम। ये डेफिनेशन भी आप लोगों ने करनी है, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई, उसकी डिपेंडेंस भी हो गई है। तो अब हम रेजिस्टेंस के यूनिट की डेफिनेशन करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विल बी 1 ओहम if 1 ampere current pass through a conductor by applying a potential difference of 1 volt। कि अगर हम लोग 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दें, अगर हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दें, 1 एम्पीयर करंट पास ऑन हो, तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 1 ओम। ये आपके टेक्स्ट में लिखी हुई है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर विल बी 1 ओम इफ 1 एम्पीयर करंट पास थ्रू अ कंडक्टर बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो ओम इसका सिंबल हो गया, वोल्ट पर एम्पीयर के ये इक्वल होती है। बच्चे यहाँ तक जो आपको पढ़ाया गया है ना, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट विद फार्मूला, स्टेट लॉ था, उसकी स्टेटमेंट थी, साथ में फार्मूला था। दूसरे नंबर पे रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन बताई हैं आपको, दोनों में से कोई कर लीजिएगा। साथ उसमें रेजिस्टेंस के फैक्टर जरूर याद रखिएगा कि किन पे डिपेंड करती है। तीसरी बात, आप लोगों को रेजिस्टेंस के यूनिट की डेफिनेशन बताई, और उसका भी ये बताया कि उसका रिलेशन क्या है कि ओहम इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पीयर के इक्वल है। बच्चों अब नेक्स्ट जो है ना, जैसे मैंने कहा ना कि ये है तो लॉन्ग क्वेश्चन, लेकिन आप लोगों ने इसके ये जो मैं पार्ट्स आपको बता रहा हूँ, ये अक्सर शॉर्ट में भी आ जाते हैं। ये इसका दूसरा पार्ट हम शुरू कर रहे हैं, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस। अ सैंपल ऑफ कंडक्टर विच स्ट्रिक्टली ओबेज द ओहम्स लॉ, कि ऐसा सैंपल ऑफ कंडक्टर या वो डिवाइस जो ओहम्स लॉ को ओबे करे, दैट इज नोन एज ओहमिक डिवाइस। वो ओहमिक डिवाइस, वो ओहमिक कंडक्टर कहलाता है। मतलब ये हुआ कि उसमें वोल्टेज करंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहेंगे, मतलब उसमें रेजिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट। वोल्टेज करंट तभी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रह सकते हैं ना, क्योंकि लॉ में अभी बताया ना कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो ऐसी डिवाइस, ऐसा कंडक्टर जो ओहम्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करता है, उसमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, यानी वोल्टेज करंट जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रहते हैं, उसको हम ओहमिक डिवाइस कहते हैं। इनको लीनियर डिवाइसेस भी ऐसी डिवाइसेस को कहते हैं। इनमें जो वोल्टेज और करंट का ग्राफ होगा ना, वो स्ट्रेट लाइन होगा, वोल्टेज और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा।
फॉर एग्जाम्पल मेटालिक कंडक्टर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह, ये सब के सब जो होते हैं ना, ये ओहमिक डिवाइसेस होते हैं, क्योंकि इनमें वोल्टेज करंट ऑलमोस्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही चलते हैं। और दूसरा इसका उलट है, अ सैंपल ऑफ कंडक्टर विच डोंट ओबे द ओहम लॉ, कि ऐसा सैंपल ऑफ कंडक्टर या वो डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, उनको डोंट ओबे द ओहम्स लॉ, उनको हम नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं। मतलब उनमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहेगी, वोल्टेज करंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं रहेंगे, या दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि उनमें वोल्टेज और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। जब वोल्टेज करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो वो नॉन ओहमिक यानी नॉन लीनियर डिवाइसेस कहलाएंगी, जिस तरह डायोड है, टंगस्टन फिलामेंट लैंप है। बच्चों ये शॉर्ट में अक्सर ही पूछ लिया जाता है, आप लोगों को बड़ा सादा सी डेफिनेशन है, बस एक का पता हो, दूसरे को उसका उलट कर दे तो दूसरी सारी बन जाती। यानी आपको सिर्फ ये आइडिया होना चाहिए कि वो डिवाइसेस, वो कंडक्टर जो ओहम्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी उनमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, वोल्टेज करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, उनको हम ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं। वैसे इन सब का मतलब एक ही है, ओहम्स लॉ जो फॉलो करेगा उसमें रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होगी, और अगर उसका ग्राफ बनाओगे तो वोल्टेज करंट का ग्राफ भी तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। तो वो डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को फॉलो करें, रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे, वोल्टेज करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, उनको ओहमिक या लीनियर डिवाइसेस कहते हैं। मेटालिक कंडक्टर, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड वगैरह इसकी एग्जांपल दे दीजिएगा। और दूसरा इसका सारा उल्ट कर दे कि जो ओहम लॉ को फॉलो ना करें, यानी उनमें रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना रहे या वोल्टेज करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना हो, उनको हम नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं। और इसकी दो एग्जांपल हमारे टेक्स्ट में ही दी हुई हैं, डायोड और टंगस्टन फिलामेंट लैंप है। बच्चों नेक्स्ट की तरफ आते हैं। अब इसमें ये लास्ट बात है, हम लोग ना एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये वैसे प्रैक्टिकल भी है हमारा, सेकेंड ईयर फिजिक्स में ये आप लोगों को प्रैक्टिकली भी ये करवाया जाएगा कि हमने करना क्या, प्रैक्टिकल हमारा है क्या, कि लेट्स अप्लाई अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस, कि अब हम एक खास पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, खास पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ फिलामेंट ऑफ लैंप, फिलामेंट लैंप के टर्मिनल्स के अक्रॉस वो अप्लाई कर दें, एंड मैयर द करंट फ्लो, और आप करंट फ्लो भी मैयर करें। ये देखें ना, ये जो सारा मैं आपको सेटअप दिखा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली भी आप लोगों को लैब में मिल जाएगा, क्योंकि सेकंड ईयर का ये प्रैक्टिकल है। ये टंगस्टन फिलामेंट लैंप है, उसका एक एंड मैंने बैटरी के पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव से कनेक्ट किया हुआ है। ये वेरिएबल सप्लाई है, यानी हम वोल्टेज बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, यानी 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट कर सकते हैं। और ये वोल्ट मीटर पैरेलल लगते होते हैं, वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज मेजर करता रहेगा, और ये सीरीज में लगा हुआ एमीटर करंट बताता रहेगा। और वैसे हमने वोल्टेज और करंट ही मेजर करने, ताकि देखा जा सके कि वोल्टेज करंट की वैल्यूज़ लेंगे, उनको प्लॉट करेंगे और देखेंगे कि क्या ये टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो है वो ओहम्स लॉ को फॉलो करता है। तो ये है हमारा प्रैक्टिकल है। तो क्या करने लगे कि लेट्स अप्लाई अ सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस, कि अब हम एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस लगाने लगे अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ फिलामेंट लैंप के टर्मिनल्स के अक्रॉस, एंड मैयर द रिजल्टिंग करंट फ्लो। जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस इसको देना है ना, यानी इसका एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव से कनेक्ट करना है, तो करंट फ्लो शुरू हो जाएगा, उसको मेजर करें। इफ वी रिपीट द एक्सपेरिमेंट, अगर ये एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करें फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की डिफरेंट वैल्यू के लिए, एंड मेजर द करंट फ्लो, और साथ साथ करंट फ्लो भी मेजर करते रहें, यानी 2 वोल्ट पे करंट देखें, 4 वोल्ट पे करंट देखें, 5 वोल्ट पे, 6 वोल्ट पे, इस तरह करंट देखते जाएं साथ साथ, एंड प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वोल्टेज और करंट, और वोल्टेज और करंट के दरमियान ग्राफ प्लॉट कर दें, तो हमें पता चलेगा ग्राफ विल नॉट बी स्ट्रेट लाइन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। जो वोल्टेज करंट की वैल्यूज आए ना इस टंगस्टन फिलामेंट लैंप के लिए, तो वो वोल्टेज करंट की वैल्यूज को प्लॉट कर दें, ग्राफ विल बी नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इट मींस कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप इज अ नॉन ओहमिक डिवाइस। क्योंकि बच्चों अगर इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाता है तो हम ये कहते हैं ना टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो है वो एक ओहमिक डिवाइस है। चूंकि इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आया तो इसका मतलब यह है कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप जो है वो एक नॉन ओहमिक डिवाइस है। अच्छा, अब ये एक नॉन ओहमिक डिवाइस तो है, लेकिन क्यों? ये जो डिवीजन है ना वीआई ग्राफ की, आईवी ग्राफ या वीआई ग्राफ, जो वोल्टेज करंट ग्राफ हमने बनाया है, इसकी जो स्ट्रेट लाइन से डिवीजन है, दैट इज ड्यू टू द फैक्ट, वो एक हकीकत की वजह से है कि जब वोल्टेज बढ़ता है करंट बढ़ता है, करंट बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि करंट बढ़ता है ना तो इलेक्ट्रॉन एटम्स के साथ ज्यादा टकराता है, उससे टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहती। ये बात आपको नेक्स्ट सेक्शन यानी अगले टॉपिक के अंदर भी समझाई जाएगी। अगला टॉपिक हमारा इसके बाद जो आएगा रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, उसमें आपको ये जो है डिटेल से बात समझा देंगे। लेकिन यहां पर आपको ये बताते चलें कि ये जो डिवीजन हुई है ना वोल्टेज करंट ग्राफ की स्ट्रेट लाइन से, वो इसलिए हुई है कि रेजिस्टेंस, जब वोल्टेज बढ़ाया करंट बढ़ा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद वोल्टेज और करंट जब बढ़ते हैं टेम्परेचर और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, यानी रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रही, इसलिए हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। लेकिन एक आखिरी दो बातें मैं आपको बताता चलूं कि इन द इनिशियल स्टेज, अगर आप इनिशियल स्टेज में देखें, जब वोल्टेज और करंट जीरो से स्टार्ट ले रहे हैं, वोल्टेज और करंट जब जीरो से स्टार्ट ले रहे हैं,
तो जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है इनिशियल स्टेज के अंदर, इनिशियल स्टेज के अंदर वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट बढ़ता है, ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता है, क्योंकि उस वक्त वोल्टेज बढ़ाने से जब करंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस में कोई एप्रिशिएबल चेंज नहीं आता, क्योंकि वोल्टेज कम होता है करंट भी कम होता है, तो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहते हैं। बट इन द लेटर स्टेज, लेकिन आप लेटर स्टेज के अंदर देखते हैं जब करंट को फर्दर इंक्रीज किया जाता है तो रेजिस्टेंस जो है ना वो कंटिन्यू टू इंक्रीज, वो फिर बढ़ती है, क्योंकि फिर टेम्परेचर जो बढ़ जाता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है, तो फिर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहता। तो इनिशियल स्टेज में चूंकि टेम्परेचर रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहते हैं तो वोल्टेज करंट डायरेक्ट प्रोपोर्शन चलते हैं। लेटर स्टेज के अंदर जब आप वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट बढ़ता है, लेकिन चूंकि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। तो बस इस तरह से जो टंगस्टन फिलामेंट लैंप है वो एक नॉन ओहमिक डिवाइस है। बच्चों एक और हमारी डिवाइस उन्होंने दी हुई है, ये 18 चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक होगा, उसमें आप लोगों को ये भी वहाँ डिटेल से पढ़ा दिया जाएगा कि ये जो सेमीकंडक्टर डायोड होता है वो भी एक नॉन ओहमिक डिवाइस है। हमें तो वैसे ओहमिक और नॉन ओहमिक के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि अगर हम ग्राफ देख ले तो अंदाजा हो जाता है, क्योंकि वो डिवाइस जिसके वोल्टेज और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है वही ओहमिक है, जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है वो नॉन ओहमिक डिवाइस है। तो सेमीकंडक्टर डायोड का भी तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो चूंकि इसमें भी वोल्टेज और करंट का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो बस पता ये चलता है कि जो सेमीकंडक्टर डायोड है वो भी एक नॉन ओहमिक डिवाइस है। बच्चों टॉपिक को थॉरोली आपने करना है पूरे का पूरा एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।